हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पिछले 3-4 दिनों से दोस्तों यहाँ पे इतना बारिश चल रहा है। ठंड तो है ही है, ऊपर से बारिश भी चल रहा है और मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। 5 दिन हो गए दोस्तों मैंने मेरा हेयर वॉश नहीं किया था और आपको पता है कि जब लंबे बाल होते हैं और आप हेयर वॉश ना करो तो उसकी क्या हालत हो जाती है। दोस्तों मैं आपके काफ़ी सारे कमेंट पढ़ रहा था जो कि आए थे हेयर के बारे में कि मुझे हेयर फॉल होता है क्या, हेयर रूटीन है वो क्या है और मैं बालों के लिए क्या यूज़ करता हूँ जो कि मुझे हेल्प करता है मेरे बालों को ग्रो करने के लिए। आज थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो हेयर फॉल दोस्तों काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, सभी को होता है। मुझे भी हेयर फॉल होता है बट इतना नहीं होता है। जब मैं कॉलेज में था तब मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम था क्योंकि वहाँ पे मेरा जो डाइट था, जो मेरा डेली रूटीन था बहुत ही ख़राब था। बट अभी जो मेरा रूटीन है वो मैंने उसको काफ़ी बैलेंस कर दिया है। जो मेरा दिनचर्या है, मेरा जो हेयर रूटीन है वो मैंने काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है। तो काफ़ी साल पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बालों का जो ग्रोथ है वो बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा होगा तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। प्रोडक्ट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, हेयर टॉनिक, शैम्पू एंड ऑल, वो आपको शायद ही इंडिया में मिल पाएंगे। कुछ साल पहले जब मैं दोस्तों इंडिया में आया था थोड़ी छुट्टी के लिए, तब इंडिया के प्रोडक्ट्स मुझे यूज़ करना था क्योंकि जापान के जो शैम्पू टॉनिक थे वो मैंने इंडिया में नहीं लाए थे। और तब दोस्तों मैंने डिस्कवर किया ज़ावी को और इनके वेबसाइट पे जाके मैंने ऑर्डर किए थे हेयर प्रोडक्ट्स और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे केमिकल फ्री है। मैंने उसको कुछ मंथ यूज़ किया था और उसके इफेक्ट दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छे दिखे थे मेरे बालों में। तो जैसे कि मुझे आपके क्वेश्चन आए थे कि जापानीज़ प्रोडक्ट इंडिया में कैसे मंगाया जाए, तो वो तो आप नहीं मंगा पाओगे। तो मैंने दोस्तों जो इंडियन प्रोडक्ट है वो मैंने इंडिया से जापान में मंगाया ताकि मैं उसको पर्सनली यूज़ कर सकूँ और आपको रिकमेंड कर सकूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, रूट रिवाइव हेयर ऑयल, ये बहुत ही ज़बरदस्त है जिसके अंदर ना 7-8 टाइप के जड़ी बूटियाँ हैं जैसे कि नीम, एलोवेरा, ओनियन ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, आंवला, ब्लैक सीड और काफ़ी सारे इसके अंदर जो हमारे हर्ब्स होते हैं वो इसके अंदर है और ये सारे नेचुरल है। इसके अंदर अब इसके इंग्रेडिएंट देखोगे ना, इसके अंदर बस हर्ब है, बाकी कोई भी केमिकल नहीं है। अगर बाकी ऑयल आप देखोगे उसके अंदर स्मेल डालने के लिए कुछ ना कुछ वो केमिकल डालते हैं बट इसके अंदर वैसा कुछ नहीं। तो अगर आप इसका स्मेल लोगे ना, आपको पूरा नेचुरल हर्ब का स्मेल आएंगे। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आप 2-3 घंटे पहले आपके बालों में इसको लगा सकते हो। जैसे कि मैंने अभी हेयर वॉश करने के पहले 2 घंटे पहले इसको लगाया था, बालों में हल्का सा मसाज किया था। या फिर आप रात में सोने से पहले भी इसको लगा सकते हो। उसको काफ़ी टाइम तक बालों में रख लो और हेयर वॉश कर दो। आपके बाल शाइनी हो गए, थिकनेस इसका बढ़ेगा और जो आपके रूट है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और हेयर फॉल आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट दोस्तों जो कि मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रहा हूँ वो है रोज़मेरी हेयर एलिक्सिर, जो कि है जोजोबा ऑयल से बना हुआ। तो ये नॉन स्टिकी ऑयल है, जैसे कि हमारा नॉर्मल ऑयल होता है। ये ऑयल हो गया, ये थोड़ा स्टिकी है तो इसको आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा लगाने के बाद में शैम्पू से। बट ये जो है ये नॉन स्टिकी है, ये आप दिन में कभी भी लगा सकते हो। आप हेयर वॉश करने के बाद भी कुछ ड्रॉप आपके रूट्स में लगाना है आपको और हल्का सा मसाज करके उसको वैसे ही छोड़ देना। अगर आपको हेयर वॉश करना है तो आप कर भी सकते हो बट ये नॉन स्टिकी है तो चिपचिपा आपके बाल बिल्कुल होने वाले नहीं है। तो ये आपके बालों को हेल्प करेगा उसके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बालों का थिकनेस बढ़ाने के लिए और साथ ही में उसका लेंथ भी इससे बढ़ेगा। और जिनके ड्राई स्काल्प होते हैं, डैंड्रफ वगैरह जिनको होता है, तो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा नरिश करने के लिए। आपको बालों का प्रॉब्लम है तो ये 2 प्रोडक्ट आप ज़रूर यूज़ करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। काफ़ी देर से मैंने टॉवेल लगा के रखा था बालों के ऊपर, बालों को ड्राई करने के लिए, और आज इतनी अच्छी खासी धूप तो निकली नहीं है ताकि मैं बालों को नेचुरली धूप में ड्राई कर सकूँ। तो मेरे पास जो ड्रायर है उसी से मैं थोड़ा बहुत ड्राई कर लूँगा और पोनीटेल वगैरह लगा के वापस बैठते हैं हमारे ऑफिस के काम के लिए। जापान में ना दोस्तों इस तरीके से होती है पोस्टमैन की गाड़ी। जैसे इंडिया में तो साइकिल पे जाते हैं बट यहाँ पे लूना के अंदर बैठ के जो डिलीवरी वाले होते हैं, पोस्ट कार्ड या फिर जो भी पोस्ट, जापान पोस्ट की जो डिलीवरी होती है वो इस तरीके से लूना के ऊपर जाके देते हैं। हफ्ते पहले ये घर का काम चालू हुआ था, देख रहे हो आप, मैंने आपको शायद 2-3 व्लॉग पहले बताया था। छोटी सी जगह है यहाँ पे, अभी तो बेसमेंट का काम ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। तो जापान में ऐसे होता है कि छोटी छोटी जगह में ना घर कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अभी तो इसका बेसमेंट बन गया है और अगले 1-2 हफ्ते में मुझे लगता है पूरा घर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर किसी का घर है दोस्तों ये वाला, और देखो नीचे उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बढ़िया गार्डन बना के रखा है छोटा सा। ये दोस्तों पेपर डिलीवरी वाली लेडी गाड़ी के ऊपर पेपर डिलीवरी कर रही है। घर का राशन पूरा ख़त्म हो गया है दोस्तों। पिछले 2-3 दिन से बारिश आई थी तो मैं घर के बाहर बिल्कुल निकला ही नहीं था, तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अभी मेरा ऑफिस का ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी आते हैं हमारे इस
माय बास्केटों में और कुछ सब्जियां वगैरह राशन वगैरह खरीदते हैं। पॉलीथीन तो मैंने ऑलरेडी घर से डाल लिया था, तो 3 दिन हमारे बच जाएंगे। तो चलिए जाते हैं अंदर और कुछ शॉपिंग करते हैं अच्छे खासे। ID there. एतमास। अभी दोस्तों दिन ब दिन जापान इतना महंगा होते जा रहा है ना, तो सारी जो सब्जियां वगैरह है, ब्रेड, उसके बाद में जो डेली जो मैं ख़रीदता हूँ यहाँ पे दूध वगैरह, तो सब कुछ अभी इतना महंगा हो गया ना यहाँ पे। कॉफ़ी दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक कॉफ़ी, बट इंडियन चाय भी मुझे बहुत ही पसंद है। बट अभी हमारी बन रही दोस्तों अदरक इलायची वाली बढ़िया गर्मा गर्म चाय। शक्कर तो मैं खाता हूँ नहीं, तो मैंने लाया दोस्तों ये वाला हनी, जो कि हम रिप्लेसमेंट रहेगा हमारे शक्कर के लिए। तो अभी थोड़ा सा हनी हम डाल देते हैं इस कप के अंदर। अगर आपको अदरक वाली चाय के अलावा और भी कोई रेमेडी पता होगी गला ठीक करने के लिए, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा गला भी बहुत पेन कर रहा है। एक नंबर चाय बनी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है दोस्तों। ये पार्सल आज डिलीवर हुआ है टोक्यो गवर्नमेंट की तरफ से। आज मैंने मेल बॉक्स खोला तो मुझे उसके अंदर ये चीज़ मिला, तो मैंने देखा कि यार ये है क्या, तो पता चला कि ये बुक है डिज़ास्टर प्रिवेंशन की। तो जापान में तो लकड़े के घर होते, तो आग लगना बहुत कॉमन है यहाँ पे। साथ ही में यहाँ पे अर्थक्वेक तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट ना बहुत केयर करती है यहाँ के लोगों की। तो उन्होंने एक बुक लिखी है उसके ऊपर कि अगर जापान में अर्थक्वेक आ रहा है, घर में आग लग रही है या ऐसे कुछ हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। उसके ऊपर ये देखो, इसको बाहर निकालते हैं। ओ भाई साहब, 2 बुक्स हैं। तो इसके अंदर एक ये पॉम्पलेट आया है, मुझे लगता है ये जापान की कोई लेडी गवर्नमेंट में होगी। और साथ ही में इन्होंने देखो ये 2 बुक दी है, ब्लू वाला और रेड वाला। तो हर साल ये बुक लॉन्च होती है। तो ये जो रिवीजन है, ये 2023 का रिवीजन है, जो कि आज डिलीवर हुआ है। और जैसे कि आप इसके अंदर देखोगे ना, पिक्चर के साथ में इन्होंने दिया हुआ है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है, आप बाहर हो, घर में आग लग रही है, क्या क्या आप कर सकते हो। अगर आप ट्रेन के अंदर हो, प्लेटफॉर्म पे हो, तो अगर आप स्कूल में हो तो क्या करना चाहिए। अगर आप नहा रहे हो, बाथरूम में हो, अर्थक्वेक आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। सारा डिटेल में इन्होंने इस दोनों बुक के अंदर दिया हुआ है। तो आई थिंक जो लोग अभी N3 या N2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है पढ़ने के लिए। ये बुक तो मैं शायद थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, क्योंकि मुझे तो काम इसका है नहीं। मैं तो 8 साल से जापान में रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या कर रहा है। और मेरे पास पुरानी, जब मैं जापान में आया था, मूव इन किया था, तब भी मेरे पास 1-2 बुक्स पढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसका आपको यूज़ हो, तो अगर आप चाहते हो कि ये बुक आपको मैं दूँ, तो 2 बुक्स है एक्चुअली, ये रेड वाली और ब्लू वाली। तो जापानीज़ की पढ़ाई करो और आपको ये बुक की ज़रूरत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, तो ये बुक मैं आपको भेजूँगा यहाँ से। हो गया दोस्तों आज का हमारा ऑफिस ख़त्म, और अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं जिम के लिए। और ये है मेरी आज की जिम की बैग, जो कि अभी रेडी हो चुकी है। और वर्कआउट से पहले मैं लेता हूँ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, जैसे कि ये वाला। इसमें होता है कैफ़ीन, जो कि मुझे हेल्प करता है थोड़ा। अभी तो मुझे नींद आ रही है, तो कैफ़ीन हेल्प करता है थोड़ा नींद में से मुझे जगाने के लिए। और साथ ही में मैं लेता हूँ एक बनाना। बट 3 दिन से दोस्तों मैं जिम भी नहीं गया, क्योंकि मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था। तो मैं स्टोर में भी नहीं गया था सामान लाने के लिए। तो मैंने ऑनलाइन केले बाय किए थे कल, ये वाले।
ये थोड़े महंगे वाले केले, आपको पता है जापान में जो केले होते हैं वो बाहर से ज़्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, और जो जापान में बनते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो जो मैं यूजुअली केले लाता हूँ वो 100 येन के 4-5 केले आ जाते हैं बड़े। और ये जो बंदा है इसकी खेती है शायद, ये ऑर्गेनिक केले यहाँ पे बनाते हैं, और एक केला दोस्तों 250 येन का है। तो नॉर्मल सस्ते वाले केले उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। जिम जाते जाते अभी आज मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आस्क अंकित जापान पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा उसके आंसर करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है अदनान ने। उन्होंने बोला है कि मेरा जॉब रोल क्या है और मैं किस फील्ड में काम करता हूँ। जो जॉब रोल है वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर है, क्योंकि मुझे 8 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। मेरा फील्ड है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी। ये जा रही है गाड़ी घासलेट की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको घर के बाहर जाके बताया था, वो गाड़ी थोड़ी दूर थी। 2U यानी जो हमारा घासलेट होता है, हम घर पे चूल्हा वगैरह जलाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जापान में भी इस तरीके से ट्रक के अंदर गली गली में जाके बेचते हैं ये। लगा दी दोस्तों हमने हमारी साइकिल पार्किंग में, जो 2 घंटे के लिए फ्री होती है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आया है वो पूछा है सर्फ इन्फो ने। उन्होंने पूछा है कि हाउ मच कॉस्ट टू ट्रिप टू जापान फॉर 15 डेज़। तो 15 दिन के लिए जापान में अगर आना है तो कितना खर्चा लग सकता है। अब ये खर्चा ना आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि पहले तो रहेगा आपका फ़्लाइट का खर्चा, वो तो आप अलग से निकाल के रखो। बट जापान में आने के बाद में आपको 15 दिन में सबसे पहले तो अकोमोडेशन रहने के लिए कहाँ पर आप रह रहे हो उस पर डिपेंड करेगा आपका खर्चा। तो समझ लो आप 15 दिन में अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि टोक्यो में कुछ दिन, उसके बाद में ओसाका, क्योतो, नारा, अलग अलग यहाँ पे जगह है। तो वहाँ पे आप होटल बुक करोगे अकोमोडेशन, तो उसका खर्चा अलग से रहेगा। तो अगर आप एवरेज अगर कॉस्ट उसका पकड़ तो 3 से 5 हज़ार आप कंसिडर करो हॉस्टल का। अगर आप अकेले आ रहे हो तो मैं वही प्रीफर करूँगा कि आप हॉस्टल में रहो, आपको सस्ता गिरेगा। तो 3 से 5 हज़ार पर डे का हॉस्टल का आपका पकड़ लो। उसके बाद में आपका खाने का भी यहाँ पे जो लंच टाइम होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। पर आप डिनर करने के लिए कहीं खाने के लिए जा रहे हो तो वो थोड़ा महंगा होता है। तो आप दिन का 2 से 3 हज़ार येन आप कंसिडर कर लो आपका खाने का। और बाकी फिर आके आप जो एक्टिविटी यहाँ पे करोगे, कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हो उसके टिकट्स वगैरह होंगे, उसका पकड़ के आप कंसिडर कर सकते हो। और दूसरी अच्छी बात यहाँ पे है कि जो ट्रैवलर यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, उनको टैक्स फ्री होता है। तो आप यहाँ पे कहीं भी जाओ शॉपिंग करने के लिए, अगर आप 5,000 येन के ऊपर शॉपिंग कर रहे हो तो आपको 10% टैक्स फ्री। जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 10% हर चीज़ पे मुझे टैक्स देना पड़ता है। बट आप अगर यहाँ पर आओगे ना तो आपको यहाँ पे 0 टैक्स में आप यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हो। क्वेश्चन आया है वो पूछा है जॉय बॉय। इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इफ़ वी नो हाउ टू कॉन्वर्स इन जापानीज़ बट कैन नॉट फुल्ली रीड और राइट इट, सो इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू वर्क इन जापान। तो अगर आपको जापानीज़ बोलना आता है बट आपको लिखना या पढ़ना नहीं आता है तो जापान में जॉब कर सकते हो क्या? तो इसका सिंपल आंसर है यस, आप कर सकते हो। क्योंकि जापान में मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप कन्वर्सेशन ठीक से कर पा रहे हो जापानीज़ लोगों से, उनको समझ पा रहे हो, उनसे बात कर पा रहे हो। बट अगर आपको लिखते नहीं आ रही है या पढ़ते नहीं आ रही है तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो। अगर आप मार्केटिंग में हो, आप सेल्स में हो, आपको कस्टमर से बार बार रोज़ बातें करनी पड़ रही है, वो क्योंकि ईमेल रोज़ चलेंगे। तो अगर ईमेल आपको पढ़ना है तो आपको रीडिंग आना चाहिए। वो केस में आपको कन्वर्सेशन के साथ में रीडिंग भी आना चाहिए, राइटिंग में आना चाहिए। अगर आप आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हो तो आईटी में क्या होता है ना कि आपके टीम मेंबर के साथ में आप सिर्फ बात करते हो, बाकी आपका काम सारा इंग्लिश में होता है। बट अगर आप सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर के साथ आप ज़्यादा कन्वर्सेशन हो तो मेरा ये बोलना रहेगा कि आप बोलने के साथ साथ आप थोड़ा रीडिंग और राइटिंग में भी काम करो। तो थोड़ी बहुत अगर आपको आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको बोलना अच्छा आ रहा है तो आप जापान में बिल्कुल जॉब कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ठंडी है और तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं बाहर अभी बैठा हूँ क्योंकि जिम में मैं ऐसे शूट नहीं कर पाऊँगा और बात भी नहीं कर पाऊँगा ज़ोर से, तो बाहर ही बैठ के आपके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चंस पूछा है कृष्णा दास ने। इन्होंने पूछा है कि अंकित भैया जापान में अगर कोई घूमने आए तो वेजिटेरियन लोगों के लिए कोई ऑप्शन है क्या, और नो ओनियन नो गार्लिक ऑप्शन है क्या? तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने वेजिटेरियन जो लोग हैं और वो यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट में कैसे बात करना चाहिए, उनको क्या बोलना चाहिए, उसके मैंने एक नॉर्मल वीडियो बनाया था। तो वो मैं उसका लिंक
ऊपर आएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो वो वीडियो जाके। बट मैं आपको अगर शॉर्ट में इसका आंसर दूँ तो जापान में वेजिटेरियन ऑप्शन थोड़े आपको कम ही मिलेंगे, बहुत रेयर ऑप्शन यहाँ पे। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, बट अगर आप ट्रेडिशनल जापानीज़ रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। बट आप एक कर सकते हो कि उनको बोलो कि मुझे नो मीट वाला फूड चाहिए, यानी निकू नाशी फूड चाहिए, तो वो क्या करेंगे ना कि अगर उनका मेन मेन्यू में मीट है तो वो क्या करेंगे कि बनाते वक्त ही उसको हटा देंगे। अगर आप सैलड ले रहे हो तो यहाँ पे मोस्टली सैलड में आपको सी फूड या कुछ ना कुछ नॉनवेज मिलेगा ही, तो अगर आप उनको पहले बोल दो तो वो सैलड ऐसा बनाएंगे कि उसके अंदर वो मीट नहीं डालेंगे। और दूसरी बात, आपने नॉन ओनियन और नो गार्लिक आपने पूछा है, तो वो मुश्किल है। आपको हर फूड में यहाँ पे गार्लिक और ओनियन, ये तो आपको हर फूड में मिलना ही है। अगर आपको इसके बहुत रिस्ट्रिक्शन है और एकदम स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है तो आप वेटर को वहाँ पे बोल देना कि भाई तुम अगर खाना बना रहे हो तो उसमें गार्लिक और ओनियन मत डालो। तो वो अगर ऑप्शन उनके पास में है तो वो ट्राई करेंगे उसको नहीं डालने के लिए। अभी जाता हूँ दोस्तों जिम के अंदर, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो चलिए जाते हैं, अभी थोड़ा देर करते हैं हमारे जिम में वर्कआउट। अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है खाइजाकी ने पूछा है कि 100 के होने के बाद आप बाल काटोगे क्या? पूरे तो नहीं बट नेक तक बाल काटोगे क्या? मुझे बताओ खाइजाकी कि लंबे बाल आपको अच्छे नहीं लग रहे क्या? मैंने अगर अच्छे नहीं लग रहे होंगे तो मैं कट करूँगा। तो अगर आप चाहते हो कि 100 के होने के बाद में अगर मैं मेरे बाल कट करूँ, पूरे तो नहीं करूँगा, बट अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़े बहुत कट करूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे मेरे बाल कट करने के लिए, मैं ज़रूर बाल कट करूँगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यूज़र जीएन ने, वो पूछ रहे हैं कि भाई आपके पुणे की यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। एक्चुअली पुणे की यूनिवर्सिटी है ना, पुणे एक यूनिवर्सिटी ही है, पुणे यूनिवर्सिटी एक नाम है। और पुणे यूनिवर्सिटी में मेरा कॉलेज था जो कि इसका नाम था सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग SCOE, वहाँ से मैंने मास्टर किया था। और मेरी जो यूनिवर्सिटी उसी का नाम पुणे यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है किशन मेहता ने, वो पूछ रहे हैं कि हेलो अंकित भाई, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द जापानीज़ लर्निंग कोर्स। तो दोस्तों हाँ, कुछ वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि मैं एक जापानीज़ कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। और जिन लोगों ने मैंने गूगल फॉर्म भी एक भी आपको बोला था फिल करने के लिए, तो काफ़ी लोगों ने फिल किया है, काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है मुझे। और सभी लोगों को मैंने एक ईमेल किया है, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स फ़ीस के साथ में लेके बाकी सारी डिटेल्स मैंने कोर्स में क्या क्या रहने वाला है सब कुछ मैंने वो ईमेल में दे दिया है। तो अगर अभी तक आपको अगर वो ईमेल नहीं मिला है तो मुझे आप फिर से कांटेक्ट करो, और अगर आपको वो ईमेल मिल गया है तो जल्दी उस ईमेल को रिप्लाई करो, क्योंकि जो सीट्स होने वाली है वो काफ़ी लिमिटेड होने वाली है। चलिए हमारी साइकिल निकाल लेते हैं, पार्क में काफ़ी देर से लगी हुई है। आई होप इसके पैसे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के बाद में 200 देना पड़ता है। तो दोस्तों फाइनली घर पे पहुंच गए, मेरा डिनर वगैरह सब खत्म हो गया और बैठे वापस हम हमारे सिंहासन पे, जो कि दिन भर मैं यहीं पे बैठता हूँ। और लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वस्तिक दास ने, वो पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ इंजीनियरिंग शुड आई डू टू गेट अ गुड एंड सिक्योर फ्यूचर इन जापान other than software, as I am giving board this year. Please help regarding this or any suggestion you may give which I will definitely follow. तो स्वस्तिक देखो, जापान में आपको एक बताता हूँ मैं क्या यहाँ पे कल्चर है। यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में हमारे होता है ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर के ही जॉब मिलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल के जॉब मिलते हैं। जापान में वैसा नहीं है। जब मैं यहाँ पे मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था 2016 में, तो मैं तो था आईटी में, मेरा आईटी में लग गया, बट मेरे साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग के बंदे थे। कोई इकोनॉमिक्स का था, कोई मैकेनिकल का था और कोई आर्ट्स का था, अलग अलग फील्ड के थे और सारे आईटी में जॉब कर रहे हैं। और जापान में ऐसा होता है ना कि हर 3 साल के बाद में जॉब रोटेशन होता है। तो मैं अभी आईटी में काम कर रहा हूँ, तो 3 साल के बाद में मेरा जॉब रोटेट होगा। मैं फिनांस में भी जा सकता हूँ, मैं मार्केटिंग में भी जा सकता हूँ, मैं किसी और फील्ड में भी मेरे कंपनी के अंदर काम कर सकता हूँ। अगर आपका सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई भी इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग का मतलब ही यही होता है कि आप हर चीज़ में माहिर हो। कंपनी मानती है कि अगर आप इंजीनियर हो तो आप सब काम कर सकते हो। तो अगर आप जापान में इंटरव्यू देने जा रहे हो ना,
तो आप कभी मत ये बोलिएगा कि मैं एक ही चीज़ करूँगा। जापानीज़ इंटरव्यू क्रैक करने का एक ही तरीका है, उनको बोलो कि मैं आपकी कंपनी में आने के बाद मैं सब काम करूँगा। मैं आईटी में अगर हूँ तो मैं आईटी का भी करूँगा, मैं बाकी और भी काम करूँगा, आप जो काम दोगे वो मैं करूँगा। ये है जापान का इंटरव्यू क्रैक करने का ट्रिक, जो कि मैंने यूज़ किया था 2016 में। और दूसरा उनको ये बोलना है कि मैं आपके कंपनी में काफ़ी साल तक काम करूँगा, क्योंकि जापान में कल्चर होता है कि आप किसी एक कंपनी में बहुत साल तक टिके रहो। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपको पूछेंगे कि आप हमारी कंपनी में कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, सालों तक रहना चाहते हो। तो उनको बोलना अनटिल माई रिटायरमेंट। ये आप ज़रूर, भले ही आप ना करो रिटायरमेंट तक वहाँ पे जॉब, बट उनको ये ज़रूर बोलेगा कि अनटिल रिटायरमेंट मैं आप ही के कंपनी में जॉब करूँगा। ये दो चीज़ें ना आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ये याद रखेगा। तो बैक टू आपके क्वेश्चंस पे आते हैं कि कौन सा फील्ड आपको लेना चाहिए इंजीनियरिंग में। अगर आपको करना है तो आप कोई भी लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो लो। साथ ही में आपकी जापानीज़ अच्छी कर लो, और आपकी जो स्किल सेट है, आपका जो सीवी है वो इतना स्ट्रांग रखो कि जब भी आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करने जाओ तो आपका सीवी स्टैंड आउट करे। वो ये नहीं चेक करेंगे कि आपका इंजीनियरिंग में कौन सा फील्ड था, वो चेक करेंगे कि आपके पास स्किल कौन सी है, आपकी जापानीज़ लेवल क्या है। लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो पूछा है अमृत चंद्रा ने। ये पूछ रहे हैं कि भैया हाउ यू स्टे मोटिवेटेड टू डू वर्क एंड जिम एवरी डे। मैंने हार्डली आपको मिस करते हुए देखा है थ्रू व्लॉग्स। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, आई एम एट माई लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड आई वॉन्ट टू वर्क अब्रॉड, बट पता नहीं डीप विद इन थोड़ा डर लगता है टू मूव आउटसाइड। मोटिवेटेड रहने के दो तरीके, एक तो मोटिवेशन मिलता है आउटसाइड से और एक मिलता है अंदर से। तो अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई गाना सुन रहे हो या आप किसी और के थ्रू मोटिवेशन ले रहे हो और वो आप अपने आप पे अप्लाई कर रहे हो, बट वो मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद में वो फेड हो जाता है। और एक मोटिवेशन आता है अंदर से, और जो हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है ना वो काफ़ी दिनों तक टिकता है। मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं मेरा अभी MBA भी कर रहा हूँ, साथ में मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ आपके लिए। तो ये जो मोटिवेशन है ना दोस्तों, ये मैं किसी को देख के नहीं किया हूँ, ये मेरा अंदर से आता है। मुझे चीज़ें सब करना अच्छा लगता है, तो ये सारा मोटिवेशन मेरे अंदर से आता है, इसलिए मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। ये मुझे करने को अच्छा लगता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, मोटिवेशन अंदर से लाओ। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बाहर जाना है पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, जो भी आउटसाइड कंट्री आपको अगर जाना है तो आपको डर लगता है। तो डर आपको किस बात का लगता है ये मुझे आपने मेंशन नहीं किया, बट मैं ये इसको इमेजिन करूँगा कि आपको डर लगता है आपका घर छोड़ के बाहर देश में जाने के लिए। अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी समझो इसको। और ये भी आप देखो कि आप कहाँ जा रहे हो पढ़ने के लिए। अगर आप जापान में आ रहे हो काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे सब कुछ सेफ़ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट हो सकता है कि अगर आप US जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम अभी चल रहे हैं, अगर आप न्यूज़ में देख रहे हो तो वहाँ पे शायद थोड़ा डरने की बात है। बट अगर आप जापान में आ रहे हो तो यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यहाँ पर, यहाँ का कल्चर भी अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ पे पीस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आज तक मैंने यहाँ पे फेस नहीं की है। तो अगर आप जापान में आने का प्लान कर रहे हो काम करने के लिए, तो मैं तो आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट अर्थक्वेक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।